करता हूँ। इबादतों की तरह मैं कलाम करता हूँ, मेरा असूल है पहले सलाम करता हूँ। तेरी मुखालफत से मेरी शख्सियत सस्ती है, संवरती है, मैं तो अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या बात है। फिरौन बने जो फिरते हैं, शद्दाद बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम जो मजलूमों पर, ढाते हैं सितम जो गरीबों पर, हम सब उसे फवश करेंगे इक्ताबंद पतारों से, इक्ताबंद पतारों से। आज इस गांधी मैदान में 5वें दिन पर आए हुए इस शहर के गयूर जवान और हमारी माँ और बहनें, सीए, एनआरसी और एनपीआर, ये काला कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति और समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए ये किया गया है, ताकि सन 2024 के बाद से भी इस देश में लोकतंत्र की राजनीति को खत्म किया जाए। इस देश के अंदर राजतंत्र लाना चाहती है वर्तमान सरकार की ये मंशा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो कानून दिया गया, उस कानून को खत्म करने की मंशा है। इसके पीछे ये मंशा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मनुस्मृति को लागू किया जाए, हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक जाति और समुदाय के लोगों का राज्य हो, ये इसके पीछे मंशा है, जो सिर्फ और सिर्फ इससे किसी एक जाति और समुदाय के लोगों को नुकसान नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले 125 करोड़ आवाम का नुकसान है। इस मुल्क में मुल्क टूटेगा तो मकान मालिक को दर्द होगा, किरायादार को दर्द नहीं होगा। इस मुल्क के हम मकान मालिक है, किरायादार नहीं। इसलिए इस मुल्क में जब जब परेशानी आई है तो हमने आवाज बुलंद की है। तारीख का मुताला कीजिए, इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देख लीजिए। जब इस मुल्क में परेशानी आई है तो हमने भी इसका मुकाबला किया है, हमने ही अपने सीनों को आगे किया। इस देश में एनआरसी की जरूरत नहीं है, इस देश में एनआरयू की जरूरत है। एनआरयू क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा। नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जरूरत है कि हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, हिंदुस्तान के अंदर कितने घरों के अंदर छतें नहीं है, हमको उसकी जरूरत है। हिंदुस्तान कब मजबूत होगा, हमको उस पर विचार करने की जरूरत है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। बहुत बढ़िया। आप कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों पर आप उंगलियां उठा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हमारे जो सीमा सुरक्षा बल है उस पर उंगलियां उठाने का कार्य कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एनआरसी इसलिए लेके आएंगे कि घुसपैठ आए हैं, तो आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे जो सीमा सुरक्षा बल है वे अपना ड्यूटी सही से निभा रहे नहीं है। तो सीमा सुरक्षा बल पर आप उंगली उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के जवान पर आप उंगलियां उठा रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान के उस वीर जवानों पर उंगलियां उठने नहीं देंगे। तो क्योंकि वे अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोई घुसपैठिया आ नहीं सकता। और आप उसके आड़ पर किसी एक जाति और समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये बता देने की जरूरत है, एनपीआर हमेशा हर 10 साल में हुआ। आखिर में कौन सी बात है कि सन 2020 के एनपीआर में कौन सी बात लाई गई है जो हिंदुस्तान का एक दानिश्वर तबका, हिंदुस्तान का एक तालीम याफ्ता तबका, हिंदुस्तान का एक शिक्षित, हिंदुस्तान का एक एजुकेटेड पर्सन
सड़कों पर उतरने पर बाधित हो गया। दूसरी वजह यह है कि ये जो वर्तमान में झूठी फर्जी राष्ट्रवाद वाली सरकार जो है, वे एक ऐसा सवाल को लेकर आई है जो सवाल को हिंदुस्तान का 90% आवाम नहीं दे सकेगा। वे सवाल ये है कि आपके वालिद का जन्मतिथि कब है, आपके वालिद की जो पैदाइश कब हुई, उसके आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ कब है, उसके बाद डेट ऑफ डेथ क्या है। अगर आपके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उनकी वफात कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई और मृत्यु कहां हुई। अगर कोई व्यक्ति 90 साल का है तो मुझे ये नहीं लगता कि वो इस 90 साल के व्यक्ति अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास होगा। यहाँ तक के दिल्ली के विधानसभा सत्र में ये पारित हुआ था कि कितने लोगों के, कितने विधानसभा के मेंबर, एमएलए के पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो सिर्फ और सिर्फ 70 में 30 लोगों के पास, 9 लोगों के पास, 70 में सिर्फ 9 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र रहा। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ से मैं भी बता कर रहा हूँ तो मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ तक के तेलंगाना के स्पीकर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। लेकिन ये एनआरसी आएगी, लेकिन हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी हम लेके आएंगे। यहाँ पर 2 लोगों की बात जो एक ही साथ एक ही सरकार में है, लेकिन दोनों की अलग अलग बात है। दोनों आज तक सम्मेलन बना नहीं सके। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एनआरसी नहीं आएगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि एनआरसी तो आ ही के रहेगा। तो इस मन से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि एनआरसी अगर आया तो हिंदुस्तान का एक अयूर जवान, हिंदुस्तान का एक तालीम याफ्ता, हिंदुस्तान का एक शिक्षक सड़कों पर उतरेगा, और एनआरसी हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर आने नहीं देगा। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी डिटेंशन कैंप नहीं है। तो मैं उनसे बड़ी ज़बाना और तहजीबाना अंदाज से, क्योंकि मैं उस कौम से ताल्लुक रखता हूं जिसने एक तहजीब सिखाई है कि दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करना सिखाया है, उस कौम से मैं ताल्लुक रखता हूं। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि असम में, गुजरात में, झारखंड के अंदर जो 3 जगहों पर डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है, वे उससे आपके अवगत नहीं है क्या? जो असम के अंदर डिटेंशन कैंप में जो 126 लोगों की मौतें हुई है, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है क्या? अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो हो जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बहुत ही जिम्मेदार पद पर, हिंदुस्तान के बहुत ही ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं। असम में एनआरसी होता है, और असम में जो 3 मरतबा मुख्यमंत्री रही, असम की 3 मरतबा की मुख्यमंत्री का नाम एनआरसी में हिस्सेदार होता है। असम के अंदर पूर्व राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति के फखरुद्दीन अली अंसारी के परिवार का नाम से जो हिंदुस्तान की जंग आजादी में उनके परिवार ने हिंदुस्तान की जंग आजादी में अपनी कुर्बानियां पेश की थी। हिंदुस्तान की जंग आजादी में उन्होंने अपने सीने में उनके परिवार के लोगों ने गोलियां खाई थी। वैसे परिवार का नाम अपने इतिहास के लिस्ट से बाहर रखते हैं। हिंदुस्तान की बहुत गुणाना की बात है कि वैसे शख्स जो कारगिल के युद्ध लड़ता है, कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ता है और उससे पाकिस्तान के उस आतंकवादियों को घुटने टिका देता है, कारगिल के युद्ध पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराता है और फतह हासिल करता है। वैसे शख्सियत का नाम भी NRC से बाहर है। ये इससे बड़ी और क्या बताऊं। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस गांधी के देश में गोडसे का दौर चल पड़ा है। सरमेंबर वहाबों की तालीम करते हैं, सरमेंबर वहाबों की तालीम करते हैं, फकत तकरीर करते हैं, इलाज हम नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो केंद्र में बैठी सरकार है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की एकता अखंडता के अंदर, ये देश के अंदर एक नफरत का जहर घोलकर अपनी राजनीति को बचाना चाहती है, अपनी गति को बचाना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपना राजतंत्र बचाना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गति को बचाना चाहती है। ये वोट की राजनीति खेली जा रही है। तो इसको बेनकाब करने के लिए आपको आगे आना होगा।